सीधा साधा, क्योंकि हम ही हैं असली। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा साधा और ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से एक उत्तेजना थी, एक कहीं ना कहीं उत्साह का विषय भी था कि 15वां जो ब्रिक्स सम्मेलन है इसमें भारत को बहुत कुछ मिलने वाला है। हमने अमिताभ त्रिपाठी सर से पिछली बार भी इस मुद्दे पर बात की थी, एक बार फिर हमने उनको बुलाया है इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए। इससे पहले मैं जो है सवालों का सिलसिला शुरू करूँ। अमिताभ सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और धन्यवाद आपका। अमिताभ सर, अगर हम शुरुआत इसी से करें कि भारत को ब्रिक्स सम्मेलन से क्या कुछ प्राप्त हुआ और क्या इसका निष्कर्ष निकला, तो आपके जो शब्द हैं वो क्या होंगे इसके बारे में? पिछली बार जब हमने ब्रिक्स सम्मेलन आरंभ होने से पहले कार्यक्रम किया था तो हमने इस बात की संभावना जताई थी कि ब्रिक्स सम्मेलन, ये 15वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है वो बहुत से कई मायनों में महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। उसमें हमने एक विषय पर चर्चा की थी कि इसका विस्तार का जो एजेंडे में है ब्रिक्स में, और वो जब ब्रिक्स का सम्मेलन समाप्त हुआ तो ये हमको देखने में आया है कि इसमें 6 नए सदस्य शामिल हुए। 6 जो नए सदस्य शामिल हुए हैं उनमें 3 सदस्यों की चर्चा विशेष रूप से करना चाहूँगा। ईरान, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात, इनका शामिल होना केवल ब्रिक्स के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया की राजनीति के लिए बहुत बड़ा एक मैसेज है। आप ध्यान रखिए कि ये 3 वही देश हैं जो दुनिया में पेट्रोलियम उत्पादक सबसे बड़े देशों में से एक है। जी बिल्कुल। और दुनिया में पेट्रोलियम पदार्थों का जो मूल्य है वो कैसे निर्धारित होगा, यही आपस में 3 देश मिलकर तय करते हैं। अब ये तय हो गया कि ब्रिक्स ही तय करेगा कि पेट्रोलियम पदार्थों का जो मूल्य का निर्धारण है वो ब्रिक्स के देश ही तय करेंगे। बिल्कुल। तो इस वजह से पिछले कई दशकों से दुनिया की पूरी राजनीति इसी बात पर टिकी रहती है कि पेट्रोलियम पदार्थों का जो मूल्य है उसका निर्धारण करने का अधिकार किसको है। कहीं न कहीं पश्चिमी देश इस पर एक लॉबी बनाकर, इनके ऊपर दबाव बनाकर अपने मनमाफिक तरीके से इन चीज़ों को मैनिपुलेट करते थे और उसी के आधार पर दुनिया की राजनीति चला रहे थे। अब ब्रिक्स के हाथ में नियंत्रण आ जाने के बाद दुनिया की राजनीति पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। दूसरा, ये जो विषय था कि एक कॉमन करेंसी का विषय है। अभी क्या है कि पूरी दुनिया में जो लेन देन है वो डॉलर में ही होता है। हम भारत कहीं भी किसी दूसरे से देश से भी कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा तो उसका जो भुगतान है वो विदेशी मुद्रा में, आपको विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर में ही करना पड़ता है। तो डॉलर आपके पास कितना है उसी से तय होता है कि आपकी देश की साख आर्थिक क्या है। इस जो मोनोपोली है, एकाधिकार है, इससे पैरेलल, इसके समानांतर कोई नई व्यवस्था बनाने के लिए बहुत दिन से बात चल रही है, लेकिन उस पर कुछ ठोस हो नहीं पा रहा। हालांकि अभी कुछ हो नहीं पाया है, लेकिन एक इनिशियल लेवल पर डिस्कशन शुरू हो गए हैं और कहीं ना कहीं एक इस पर बातचीत शुरू हो गई है। अब भारत का आग्रह ये है कि जिस तरीके से यूपीआई के पेमेंट के आधार पर चीज़ों को किया जाए, और तो उस पर कुछ कंसेंसस बनेगा। जिस तरीके से ये 3 देश पेट्रोलियम उत्पादक बड़े देश ब्रिक्स का हिस्सा बने हैं, वैसे ही मुझे लगता है आने वाले समय में एक कॉमन सेटलमेंट करेंसी का जो मामला है वो भी कहीं ना कहीं सेटल होगा विषय। जैसा आपने बताया और जितना मैं समझ पा रहा हूँ, क्या ये अमेरिकी दादागिरी जो है ये उसको कम करने का प्रयास है? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि डॉलर की बात आपने की, तेल के खेल की बात आपने की, और इन्हीं दोनों में कहीं ना कहीं अमेरिका सबसे आगे दिखाई देता है। तो क्या ये जो उसकी जो ताकत है उसको कम करने का प्रयास है? क्या समझें हमारे दर्शक और हम इसको? देखिए, किसी का प्रयास किसी की ताकत कम करने या बढ़ाने का प्रयास के रूप में नहीं ले सकते। अब असल में हुआ क्या है कि पिछले 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ आया था अस्तित्व में। उसके बाद से 70-80 साल बीतने को जा रहे हैं, तो कोई व्यवस्था में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, चली आ रही है। और जबकि बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं दुनिया में। जब 1945-47 के आसपास पूरी दुनिया के देश आज़ाद हुए थे, उस समय की परिस्थिति अलग थी। बीच में शीत युद्ध हुआ, यूएसएसआर टूट गया, और उसके बाद बहुत सी चीज़ें बदल गईं। दुनिया को चलाने का तरीका भी बदल गया, दुनिया के प्रति दृष्टिकोण बदल गया, टेक्नोलॉजी में बहुत से परिवर्तन आ गए, देशों को देखने का नज़रिया बदल गया। तो उसके बाद अभी भी उसी तरीके से अगर चीज़ें चलेंगी तो असंतुलित हो जाएंगी। जैसे मैं उदाहरण दूँ कि जब अफ्रीका और एशिया के देश नए नए आज़ाद हुए थे, तो जिस तरीके से ब्रिक्स में ये प्रयास हुआ, बॉन्डुंग एक जगह थी 1955 में, इंडोनेशिया में जावा जो द्वीप है उसमें एक जगह है बॉन्डुंग। वहाँ पर 1955 में इसी तरीके से एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। उसमें
जवाहरलाल नेहरू जी की भी भूमिका थी सम्मेलन आयोजित कराने में। जी। अफ्रीका और एशिया के देश बैठे थे, नए नए जो उपनिवेश से मुक्त हुए थे, और वहाँ ये तय हुआ था कि हम कॉलोनलाइजेशन होगा, यानी उपनिवेशवादी मानसिकता से मुक्ति का प्रयास हम सब लोग करेंगे। उसके लिए सहमति बनाने का प्रयास हुआ। लेकिन पिछली बार भी मैंने दूसरे संदर्भ में बोला था कि नेहरू जी का स्वभाव था कि नेहरू जी एजेंडे को लेकर चलते थे, लेकिन ठोस तरीके से उस पर प्रेशर नहीं लेते थे, पेन नहीं लेते। तो 1955 में ये विषय आया तो, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका ने इस विषय को डिरेल कर दिया। अमेरिका को लगा कि अफ्रीका और एशिया के देश आपस में मिलकर कोई प्रयास न करें, तो इसके लिए पूरी दुनिया में रिजीम चेंज होने लगे और युद्ध होने लगे और आंतरिक अस्थिरता का वातावरण बनाया जाने लगा, तमाम खेल जो होने लगा युद्ध वगैरह का। उसके चलते बहुत सी चीज़ें डिरेल होनी शुरू हो गई, और उसी का के चलते 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध भी हुआ था। वो भी ग्रेट गेम का ही नतीजा था, जिसको नेहरू जी समझ ही नहीं पाए, क्योंकि भारत के मुकाबले पाकिस्तान और चीन को खड़ा कर दिया गया ताकि एशिया में भारत एक ताकत के रूप में बनकर ना आ पाए, और अमेरिका चीन के साथ चुपके चुपके बातचीत करता रहा और उसको उकसाता रहा भारत के खिलाफ। और नेहरू जी को लगा कि चूंकि उनको लगा कि हम दोनों लोगों की सोच कम्युनिस्ट टाइप की है और चीन के राष्ट्रपति से मेरे अच्छे संबंध है, तो कुछ नहीं होगा, और अंत में हो गया। तो मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ, जो आपने सवाल पूछा कि अमेरिका कि जो एक तरीके से जो उसका एकाधिकार है उसको कैसे कम करने, निश्चित रूप से इसकी दिशा में चीजें आगे बढ़ रही हैं। और अमेरिका में भी इस बात को सोचा जाने लगा। अब आप ये देखिए परिस्थितियां कैसे बदल जाती हैं। अब अमेरिका को खुद लग रहा है कि उसने खुद को पूरी दुनिया का दादा बना के जो चल रहा है, उसका प्रेशर उसके ऊपर इतना इकोनॉमी पर और चीज़ों पे आ रहा है कि अब उससे वो स्वयं मुक्त होना चाह रहा है। उसको चाहता है कि हर क्षेत्र में कुछ दूसरे भी लोग हों जो उसका प्रेशर लें। तो अब वो बात नहीं रही कि आप 1 गुट 2 गुट 3 गुट, तो ये गुटबाजी जैसा विषय नहीं है। ये विषय ऐसा है कि पूरी मानवता को, पूरी दुनिया को एक सद्भाव पूर्वक तरीके से, जिसमें आर्थिक विकास हो, आर्थिक संतुलन हो, सामाजिक संतुलन हो, इस तरीके से एक दुनिया का विकास कैसे किया जाए, और उस दिशा में आगे तभी बढ़ सकते हैं जब एक के हाथ में पूरे अधिकार नहीं होंगे। अभी तक की जो दुनिया चल रही है उसमें ऐसा मानकर चला जा रहा है कि सब कुछ अमेरिका ही करेगा। बिल्कुल। लेकिन अब वो समय नहीं है, अब दूसरे देशों को भी इसका उत्तरदायित्व लेने की आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि मोदी जी भारत को उस दिशा में काफ़ी अच्छे ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। आपने एक बात मुझे याद आ रहा है, इससे पिछले प्रोग्राम में कही थी कि मोदी जी एक बड़े नेता बनकर उभरेंगे ब्रिक्स से, और जिस तरह के निष्कर्ष आपने बताए हैं, मुझे तो ये लग रहा है कि वाकई उनका जो कद है वो और ज़्यादा मजबूत होते हुए आगे बढ़ रहा है। खैर, हम फिर वापस मुद्दे पर आते हैं। अमिताभ सर, G20 भी बहुत नज़दीक है, तो क्या ब्रिक्स में जो कुछ हुआ है उसका असर क्या G20 पर भी हमें देखने को मिल सकता है, और चूँकि भारत में ही है? देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति 2 दिन पहले से ही भारत में, मैं शब्द का प्रयोग करूंगा, डेरा डालने वाले हैं। तो उनके डेरा डालने के पीछे प्रयोजन यही है। इस समय अमेरिका की सबसे बड़ी प्राथमिकता केवल ये है कि भारत किसी भी तरीके से रूस के इतना नज़दीक न चला जाए कि वो रूस के साथ मिलकर कोई ऐसा एंटी वेस्टर्न ब्लॉक न बन जाए। और ये भी बड़ी बात है कि पश्चिम के देश भी इस समय अमेरिका का उतना साथ नहीं दे रहे, क्योंकि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ उसमें एकदम से अमेरिका का स्वभाव है वो अपनी तरफ से ही निर्णय ले लेते हैं। तो उन्होंने एकदम से रूस के खिलाफ जो प्रतिबंध लगाने की बात की कि उनसे तेल कोई नहीं खरीदेगा, जो खरीदेगा। अब तेल और गैस का मामला जो है, जैसे जर्मनी के साथ जो उनका संबंध है इस मामले में, यूरोप के बहुत से देशों के साथ रूस के जो पेट्रोलियम का और गैस लेने का जो संबंध है, उससे उनकी अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रही है। तो यूरोप के भी बहुत से देश इस मामले में अब अमेरिका का साथ नहीं दे पा रहे हैं। तो जैसे फ्रांस भी अपना अलग नज़रिया उसमें विकसित कर रहा है, और मैक्रोन जो है वो बाइडेन से के साथ नहीं है इन सब मामलों में। वो अपने तरीके से चीज़ों को, क्योंकि सबकी अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, सबकी अपनी स्थिति है, तो अब वो स्थिति नहीं रही। तो जो बाइडेन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि किसी भी तरीके से वो अपने यहाँ, जो अगले साल उनके यहाँ चुनाव है, उससे पहले ये नहीं दिखाना चाह रहे हैं कि उनके नेतृत्व में अमेरिका का प्रभाव घट रहा है। ऐसे में भारत उनके लिए लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण देश है, जो कि एक
डील ब्रेक कर सकता है, तो G20 के जो लोग आएंगे उसमें रसिया होगा, जर्मनी होगा, फ्रांस भी होगा, उसमें चाइना भी होगा, उसमें यूरोप और अफ्रीका, एशिया और अफ्रीका के बहुत से देश होंगे। तो जो बाइडेन उससे पहले 2 दिन पहले ही मोदी जी से ऐसी बातचीत करना चाहते हैं कि डिस्कशंस में कुछ ऐसी बातें निकल कर आएँ कि जैसे रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है और उसको जिस तरीके से अमेरिका ने मिसमैनेज किया है और उसके चलते जो चीज़ें बिगड़ी हैं और उन्होंने एकदम से पुतिन को बिना, ठीक है यूक्रेन के मामले में उनकी अपनी घरेलू रणनीति थी जिसके चलते उन्होंने युद्ध किया होगा, युद्ध अलग चीज़ है, लेकिन पूरा का पूरा दोष देकर और जिस तरीके से वो ये चाहते हैं कि उनको आइसोलेट करके अलग थलग किया जाए, इसके चलते विश्व व्यवस्था में काफ़ी बिखराव आ गया है। अब जो बाइडेन उस चीज़ को संभालना चाहते हैं और संभालने के लिए मोदी जी का साथ चाहते हैं। बिल्कुल, और आपने बहुत सी महत्वपूर्ण बातें बताई, लेकिन मैं फिर एक बार ब्रिक्स पे लौटना चाहता हूँ अमिताभ सर, क्योंकि कल जो चीनी राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनसे भी पीएम मोदी की मुलाकात हुई है। कहा जा रहा है कि जो LAC है उसको लेकर बात हुई है और जो नियंत्रण रेखा उसको लेकर बात हुई है। इस मुलाकात को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कई तरह की बातें इसको लेकर कही जाती हैं और जैसा आपने देखा, पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि राहुल गांधी ने जिस तरह से बयानबाजी की है, तो और G20 भी आने वाला, तो ये कई सारे सवाल मैं एक साथ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि भले ही सवाल अलग अलग है लेकिन इनका केंद्र बिंदु कहीं ना कहीं एक ही है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे अमिताभ सर आप? देखिए, भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जो आधिकारिक बयान आया है उसमें यही है कि चाइना की तरफ से आग्रह था कि द्विपक्षीय वार्ता दोनों लोगों के बीच में हो, लेकिन भारत ने इस विषय में केवल इनफॉर्मल, मतलब अनौपचारिक तरीके से ही बातचीत करके अपना जो पक्ष है वो शी जिनपिंग के सामने रखा है। जाते जाते अमिताभ सर, मैं लास्ट में बस यही आपसे जानना चाहूँगा कि ब्रिक्स से भारत को क्या वाकई मजबूती मिली है और पीएम मोदी की जो कद की हम बात कर रहे थे, और साथ में मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि तुरंत सम्मेलन ख़त्म हुआ है, उसके बाद वो ग्रीस रवाना हो गए, तो ये जो एनर्जी की बात हम लोग कई बार करते हैं कि इस उम्र में भी जिस तरह से वो एक्टिव रहते हैं, प्रशंसा तो मेरे ख्याल से होनी चाहिए। निश्चित रूप से जी। और ब्रिक्स में जैसे हमने बोला था पहले ही कि ब्रिक्स के सम्मेलन के दौरान ही चंद्रयान जिस तरीके से हमारा मिशन सफल हुआ, उससे तो निश्चित रूप से उसका श्रेय उनको गया। भारत में कुछ राजनीतिक दलों को अच्छा नहीं लगा, लेकिन पूरी दुनिया ने उसका श्रेय उनको भी दिया। और इसके बाद ग्रीस एक ऐसा देश है कि जहाँ पर 40 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री गया है। देखिए, ये सब बातें हैं, छोटी बातें नहीं होती, इसको लोगों को ध्यान रखना चाहिए। दुनिया के बहुत से ऐसे छोटे छोटे देश हैं जिनको बहुत महत्व नहीं दिया जाता। जब कोई फ्रांस गया, जर्मनी गया, ब्रिटेन गया, अमेरिका गया, तो हेडलाइन बनती है मीडिया की। बहुत से छोटे देश हैं, उनको हम छोड़ देते हैं, लेकिन उनका बड़ा महत्व है। ग्रीस जो है वो स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट देश पिछले कुछ वर्षों में निकल कर आया है। उसके पास पेट्रोलियम का भी पदार्थ कुछ दिनों पहले जो है, कुछ साल पहले निकला है। इजराइल के लोगों की भी बहुत उनके साथ अच्छी दोस्ती हो रही है। टर्की के निकट उनका इलाका है। तो बहुत से ऐसे मामले हैं जिसकी वजह से जो ग्रीस है वो उसका बहुत अच्छा ये स्टेचर बढ़ रहा है। ऐसे बहुत से छोटे छोटे देश हैं जिस पर वो ध्यान देते हैं, और ये भारत के लिए अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी महत्वपूर्ण होता है और सामरिक दृष्टि से भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और एक बात हमको ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे हमारे देश में लोकतंत्र है, कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, किसी भी जगह पैदा हुआ हो, कितनी भी क्वालिफाइड हो, कितना भी एजुकेशन हो, कितनी भी सैलरी हो, कितना भी पैसा कमाता हो, अंत में वोट उसको एक ही, उसका भी होता है और गरीब का भी एक ही वोट होता है। ऐसे ही अमेरिका का भी संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई विषय आता है तो उसका भी एक ही वोट है, और छोटे से छोटे देश का भी एक ही वोट, ट्रिनिडाड टोबैगो और गुयाना के भी, उनके भी, मॉरिशस का भी एक ही वोट होता है। तो कई बार हम इन छोटे छोटे देशों के महत्व को भूल जाते हैं। बहुत से विषय संयुक्त राष्ट्र संघ में आते हैं, तो जब आप उनके साथ इनफॉर्मली टॉक करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तो वो आपका सहयोग करते हैं। तो मोदी जी इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देते, तो अंत में ये सब चीज़ें देश को ही तो फ़ायदा पहुँचाती हैं। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा के साथ आपने चीज़ों को रखा अमिताभ त्रिपाठी सर, बहुत आपका शुक्रिया, क्योंकि ऐसे मामले पे इतना गहन तरीके से बात रखना हमारे दर्शकों के लिए, हमारे लिए बड़ा सोचें कि सोच समझ को डेवलप करने वाला है। अमिताभ सर, आपका बहुत शुक्रिया। आप ऐसे प्रोग्राम में हमारे आते रहिए और ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पे आप अपना जो विचार है, जो समझ है, वो हमारे दर्शकों के सामने रखते रहिए। आपका बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद। और फिलहाल आप लोग लगातार ऐसे ही देखते हैं सीधा साझा, क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण और जो ज़रूरी मुद्दे हैं वो आप तक लेकर आते हैं। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारा चैनल, शेयर ज़रूर कीजिए हमारा प्रोग्राम, और अपना जो प्यार है वो हम तक ऐसे ही पहुंचाते रहिए। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार।